नमस्कार, जय श्री राम। अ, आज थोड़ी सी बात हम लोग करेंगे जो इलेक्शन में इंटरफेरेंस हुआ है बाहर से, और काफ़ी कुछ हुआ है उसमें, और हर तरह का इंटरफेरेंस करने की कोशिश की गई। इंटरनेशनल सिचुएशंस को अगर आप देखते हैं तो भारत एक तेज़ी से एक पावरफुल कंट्री बन के एक इमर्ज कर रहा है। भारत के साथ एक जो प्लस पॉइंट है वो ये है कि भारत के कंपटीशन में नियरेस्ट अगर देखा जाए तो इमर्जिंग या पावरफुल या बड़ी इकोनॉमीज और बड़ी पॉपुलेशन जो कॉम्बिनेशन है तो वो एक इंडिया और एक चाइना है। दोनों की पॉपुलेशन लगभग 130-140 करोड़ के आसपास की आती है। लेकिन चाइना की जहाँ एक एजिंग पॉपुलेशन है, वहाँ पे चाइना में पॉपुलेशन ग्रोथ खत्म हो चुकी है। नए बच्चे पैदा नहीं हो रहे हैं, बूढ़े और बुजुर्ग लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है, और वहाँ पे डेथ रेट बर्थ रेट से ज़्यादा हो चुका है। तो चाइना के साथ वो एक प्रॉब्लम है कि वो बहुत ज़्यादा समय तक इकोनॉमिक ग्रोथ पे नहीं चल सकता, क्योंकि उसको सस्टेन करने के लिए उनके पास यंग पॉपुलेशन नहीं है। इस कड़ी में अगर आप देखें तो इंडिया के साथ एक प्लस पॉइंट ये है कि हमारी 60% से ज़्यादा की पॉपुलेशन 30 साल से कम की है। तो इंडिया कंपैरेटिवली एक यंग सोसाइटी है, एक यंग पॉपुलेशन है, और ऐसा माना जाता है कि अगले 50 से 75 सालों तक इंडिया अपनी ग्रोथ को और अपनी जो बड़े साइज की अगर इकोनॉमी बनता है तो वो उसको सस्टेन कर सकता है। उसके पास वर्किंग पॉपुलेशन अच्छी खासी बनी रहेगी, और वर्किंग पॉपुलेशन के कारण इंटरनल जो उनकी इकोनॉमी है इंडिया की, वो ग्रो करती रहेगी, चलती रहेगी। अब अगर ये कॉम्बिनेशन आप समझते हैं, इसको ध्यान में रखते हैं, और फिर आप पूरे वर्ल्ड को देखते हैं, तो जिस हालत में चाइना है कि उनकी पॉपुलेशन डिक्लाइन पे है, नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ रेट बन चुका है चाइना के अंदर, उनकी पॉपुलेशन कम हो रही है, बढ़ नहीं रही है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग उनके 50% के आसपास लोग 60 के ऊपर की पॉपुलेशन है। यही हाल करीब करीब चाइना का है। ऐसी ही नेगेटिव या स्टैग्नेंट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट पे रशिया बैठा हुआ है। यूरोप के मैक्सिमम कंट्रीज जो हैं वो नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ रेट में चल रहे हैं, उनके यहाँ भी पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रही है। अमेरिका का भी लगभग यही हाल है, और इसी चक्कर में ये यूरोपियन और अमेरिकन ने अपने यहाँ अंधाधुंध इमिग्रेशन चालू करवा रखा है कि जो चाहे वो घुसे और जो चाहे जहाँ चाहे वहाँ रहे। लेकिन ये कंट्रीज जो हैं ये चाहती नहीं है कि इंडिया एक स्टेबल इकोनॉमी बनकर के कंटिन्यूअसली ग्रो करता रहे। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि चाइना के साथ साथ यूरोप और अमेरिका इकोनॉमिक डिक्लाइन पे हैं, जहाँ पे भारत की जीडीपी 7 से 8% से ग्रो कर रही है। वहाँ इन कंट्रीज की, अमेरिका हो या यूरोप हो या चाइना हो, इनकी मतलब जीडीपी ग्रोथ जो है वो या तो रुक चुकी है या नेगेटिव में कहीं चल रही है, मतलब जीडीपी कम हो रही है। इनकी फैक्ट्रीज, इनके शोरूम्स, इनके कारखाने एक एक करके बंद हो रहे हैं, क्योंकि कस्टमर्स नहीं है, कहीं वर्कर्स नहीं है, कहीं पे जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो इतनी हाई हो चुकी है कि वो चलाना मुश्किल हो रहा है। कंपटीशन में जैसे इंडिया है, चाइना है, यहाँ से जो माल आ रहा है वो सस्ता आ रहा है, तो अमेरिका, यूरोप की बहुत सारी कंपनी सर्वाइव करने की स्थिति में नहीं है, तो वो अपने बिजनेसेस को, अपनी फैक्ट्रीज को, अपने शोरूम्स को बंद कर रहे हैं। ऐसी कंडीशन में जहां ये लोग पीछे जा रहे हैं, इंडिया आगे आ रहा है। तो आप समझिए कि जो गैप है इंडिया और इन डेवलप्ड इकोनॉमीज के बीच में, वो बहुत तेजी से कम हो रहा है। अब अगर ऐसा चलता रहता है कि जहाँ पे जो दूसरी आपसे बड़ी इकोनॉमी है वो नीचे आ रही है और आप बहुत तेजी से ऊपर जा रहे हैं, तो आपको उनके बराबर आने और उसको क्रॉस करने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। इकोनॉमिक ग्रोथ जब होती है किसी कंट्री की, तो उसके साथ उसकी मिलिट्री ग्रोथ भी होती है, और जहाँ आपके पास यंग पॉपुलेशन है, आप अभी भी एक वॉलंटरी आर्मी 13-14-15 लाख की मेंटेन कर रहे हैं, जो कि वर्ल्ड की लार्जेस्ट आर्मी है। लार्जेस्ट स्टैंडिंग आर्मी अगर किसी दुनिया में देखा जाए तो वो सिर्फ इंडिया के पास सबसे बड़ी आर्मी है। और
पूरी वॉलंटरी आर्मी है, मतलब आप किसी को ज़बरदस्ती भर्ती नहीं करते हैं अपनी आर्मी के अंदर। बाकायदा एडवर्टाइजमेंट देती है आर्मी और हज़ारों की भीड़ लगती है, उसमें से मुट्ठी भर लोगों का सिलेक्शन हो पाता है, एक नॉर्मल सोल्जर के लिए भी। तो इस टाइप की एक मजबूत, ताकतवर आर्मी मेंटेन करना, ये भी इंडिया के लिए पॉसिबल है, क्योंकि इनके पास एक बहुत मजबूत और स्ट्रॉन्ग पॉपुलेशन है, यंग पॉपुलेशन है, जिसमें से हम मुट्ठी भर लोगों को सेलेक्ट करते हैं तो हम दुनिया की सबसे पावरफुल और बड़ी इकोनॉमी ये आर्मी खड़ी कर लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो चाइना के साथ प्रॉब्लम हो रही है कि वो ज़बरदस्ती अपनी आर्मी में लोगों को भर्ती करते हैं। जो भी कॉलेज से पास आउट होता है, जब तक वो आर्मी में नौकरी 2 साल की नहीं कर लेता, उसको बाहर जा करके नौकरी वोकरी अलाउड नहीं है। तो इस टाइप की प्रॉब्लम है। अमेरिका के अंदर अभी तो फोर्स्ड रिक्रूटमेंट नहीं है, लेकिन जैसे ही वो किसी वॉर वाली सिचुएशन में आते हैं, उनको भी फोर्स्ड रिक्रूटमेंट करने पड़ते हैं। तो मोस्ट ऑफ द यूरोप जो है, उनकी भी यही हालत है कि उनके पास भी मुट्ठी भर आर्मी, नाम की आर्मीज बची हुई हैं। तो मिलिट्री पावर उनके पास है नहीं। इकोनॉमिक पावर में अगर आप देखें तो वो इंडिया अगर उनके साथ कॉम्पीट करता हुआ तेजी से आगे बढ़ रहा है, तो इंडिया उनके लिए एक थ्रेट बन जाता है, एक खतरा बन जाता है। ये बात अलग है कि इंडिया किसी के ऊपर इन्वेड करना या किसी को एक्सप्लॉइट करना, इस टाइप की चीज़ इंडियन माइंडसेट में नहीं है, लेकिन क्योंकि ये सालों से ऐसा करते आए हैं कि दुनिया के देशों पे कब्जा करना, उनके रिसोर्सेज को लूटना और ये सब करना, ये यूरोपियन और अमेरिकन या वेस्टर्न फिलॉसफी का एक हिस्सा रहा है। तो उनको ऐसा लगता है कि इंडिया भी अगर पावरफुल बनेगा तो हमारे साथ ये सब करेगा। तो उसको रोकने के लिए उनका ये कहना है कि किसी भी तरीके से इंडिया को इंटरनली डिस्टेबलाइज करके रखो, डिस्टर्ब करके रखो, इंडिया की पॉलिटिकल सिस्टम को इतना हिला डुला के रखो कि कोई एक स्थिर सरकार ना रहे, कोई एक, ताकि एक ग्रोथ के सिंगल डायरेक्शन की तरफ पूरा देश आगे ना बढ़े, आपसी विवादों और संघर्षों में उलझा रहे, जूझता रहे। ये अंग्रेज अपने ज़माने में करके गए थे और उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बनाई थी, जिसमें कि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन का एक कॉन्सेप्ट खड़ा किया गया। हमारे यहाँ वर्ण व्यवस्था होती थी। कास्ट नाम का शब्द जो है, कास्ट नाम का शब्द भी इंडिया में नहीं पाया जाता है। ये पोर्चुगीज लैंग्वेज से आया हुआ, कास्टा से निकला हुआ वर्ड है। तो कास्ट का कोई सिस्टम हमारे यहाँ था नहीं, लेकिन इन्होंने ज़बरदस्ती एक कास्ट का कॉन्सेप्ट इंडिया में लाया और हमारी वर्ण व्यवस्था को कास्ट में कन्वर्ट करके और परमानेंट एक सिस्टम बना दिया। और उसके आधार पे इतना ज़्यादा डिवाइड कर दिया है सोसाइटी को, इतना बंटवारे कर दिए हैं सोसाइटी के अंदर कि अब वो जब चाहते हैं इसका यूज़ कर लेते हैं, इसको भड़का लेते हैं। इन चुनावों में क्या हुआ, इन चुनावों में भी आप देखेंगे तो जनवरी से ही करीब करीब ये कास्ट को लेकर के एक डिबेट और डिस्कशन शुरू हो गई। राहुल गांधी जगह जगह जा करके ओबीसी कौन है, क्या नहीं है, ये है, वो है, तेरी जात क्या है, उसकी कास्ट क्या है, पत्रकारों से बात कर रहे हैं तो उनसे उनकी कास्ट पूछ रहे हैं। कहीं ये पूछ रहे हैं कि कितने सरकार में कितने अधिकारी किस कास्ट के हैं ये बताओ, या कभी हम जाति जनगणना करेंगे। तो वो पूरा उन्होंने कास्ट का एक नैरेटिव बिल्ड किया और बीजेपी उसको काउंटर करने में असफल हुई। ये कास्ट का नैरेटिव जो है, ये इनको फॉरेन पावर्स और जो फॉरेन इंस्टीट्यूशंस हैं, वहाँ के कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड और इस टाइप की यूनिवर्सिटीज़ के रिसर्चर्स हैं, उन्होंने इनको ये सारी चीज़ें निकाल निकाल करके दी कि इन बेसिस पे आप कास्ट की डिवाइड करिए। फिर जो सोशल मीडिया है, जो टेक कंपनीज हैं, आपका यूट्यूब है और बाकी सारी जगहें हैं, इन पे नैरेटिव्स बनाने के लिए, कंटेंट बनाने के लिए ध्रुव राठी और इस टाइप के लोगों को लाया गया और उनको भी एक वेल रिसर्च्ड फॉर्मेट दिया गया कि आपको इन इन टॉपिक्स पे ऐसे ऐसे बात करनी है और अर्ध सत्य बोलने हैं। डेटा लेकर के आओ, उस डेटा में से सेलेक्टिव चीज़ें निकाल निकाल करके लोगों को बताओ। तो वो किया गया और आर्टिफिशियली इनके व्यूज़ और बाकी सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा बढ़ा दी गई कि हर मोबाइल में, हर व्यक्ति के पास व्हाट्सएप वगैरह पे इनकी क्लिपिंग्स वगैरह जाने लगी।
और ये टेक प्लेटफॉर्म्स जो थे, फेसबुक हो, मेटा या ट्विटर या ये यूट्यूब, इन सारी जगहों पे इनको बहुत तेजी से बूस्ट किया गया। काउंटर में अगर नैरेटिव कोई बीजेपी की तरफ से बना रहा होता था तो उसके व्यूज को सप्रेस किया गया, आर्टिफिशियली सप्रेस किया गया। जिन चैनल्स पे लाखों के व्यूज आते थे, जो राष्ट्रवादी चैनल थे, उनके व्यूज हजारों पे आकर के लिमिट हो गए। और वहीं दूसरी तरफ आम आदमी जो है, वो जब यूट्यूब खोले या कुछ भी खोले, उसको ये काउंटर जो ध्रुव राठी और ये इस टाइप के लोग हैं, इनके वीडियो सजेशन में दिखाने लगा। तो उसका नतीजा ये हुआ कि लोगों को एक आधी अधूरी इंफॉर्मेशन दे करके एक नैरेटिव बिल्ड कर दिया गया। तो ये हुआ टेक कंपनीज का यूज करके, टेक्नोलॉजी का यूज करके इंटरफेरेंस करना। फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज किया गया, लोगों के प्रोफाइल्स खंगाले गए, राष्ट्रवादियों के भी, हिंदुओं के भी, और उनके कमेंट्स वगैरह को स्टडी किया गया। और उन कमेंट्स के बेसिस पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर्स ने ये निकालना शुरू किया कि राष्ट्रवादी किस मुद्दे पर बातचीत कर रहे हैं, किन इश्यूज पे उनकी भाजपा से नाराजगी है, किन इश्यूज को लेकर के वो लोग डिस्कस करते हैं, डिबेट करते हैं, क्या कीवर्ड्स हैं। और फिर उसके बेसिस पे एक काउंटर नैरेटिव बना बना करके और अलग अलग सोशल मीडिया पे चलाया गया। इसके कारण भी धीरे धीरे बीजेपी को लेकर के बहुत सारे इश्यूज पे छोटी छोटी नाराजगियां डेवलप की गई। तो ये बहुत साइंटिफिक तरीके से, बहुत टेक्निकली एडवांस तरीके से सोशल मीडिया पे ये सारा चीजें की गई। और इसलिए मैं आप लोगों से अभी भी रिक्वेस्ट करूंगा कि ये अभी बंद नहीं हुआ, ये चल रहा है और ये चलता रहेगा। इसलिए सोशल मीडिया पे आपको कुछ भी दिख रहा है, कोई भी नैरेटिव, कोई भी पोस्ट दिखाई दे रही है, तुरंत तत्काल उस पर रिएक्ट ना करें। आप एक दिन, 2 दिन रुक जाएं। अगर वो उसके बाद भी आपको दिखाई दे रहा है तो अपने स्तर पे उसको लेकर के जरा सी जानकारी इकट्ठा करें कि मामला क्या है, मसला क्या है, इसका दूसरा पहलू क्या है। फॉर एग्जाम्पल, अभी रिजल्ट्स आए, रिजल्ट्स आने के बाद अचानक से ये खबर आई कि अयोध्या से भी भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारी है। और उसके बाद अचानक ऐसी पोस्ट आनी शुरू हो गई कि कोई अयोध्या नहीं जाएगा, अयोध्या जाएगा तो वहां कोई प्रसाद नहीं खरीदो, कोई फल मत खरीदो, वहां पैदल चले जाओ मंदिर, वहां से कोई ऑटो मत लो, ये मत करो, वो मत करो, वहां के लोग गद्दार हैं, धोखेबाज हैं, और फलाना ढिकाना। और उसका अभी असर भी दिखने लगा है कि जहां 2 लाख के करीब एवरेज यात्री रोज आ रहे थे, वो संख्या गिर के 50-60 हजार पे आ गई। तो ये नैरेटिव बिल्ड किए जाते हैं। उसका मतलब ये है कि एक मंदिर बन गया, राम मंदिर बन गया, जिसके कारण एकदम से अयोध्या की इकोनॉमी, उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी बूस्ट पे आ गई, उसको किसी तरीके से डेंट किया जाए। क्योंकि आप समझिए, आज अगर अयोध्या में लोगों को ऐसा लगने लगेगा कि यार हमको तो बहुत फायदा हो रहा है इस मंदिर के बनने से, पूरा अयोध्या चमचमाने लगा है और लोगों की आवाजाही बढ़ रही है, लोग इंडिया भर के दर्शन करके वहां आएंगे दर्शन करने के लिए और देखेंगे कि यार अयोध्या का तो एकदम से डेवलपमेंट इतना तगड़ा हो गया, हर आदमी खुशहाल हो रहा है, ऑटो वाले, रिक्शे वाले, टैक्सी वाले, होटल वाले, रेस्टोरेंट वाले, प्रसाद बेचने वाले, फल बेचने वाले, लाखों लोग अच्छा खासा बिजनेस कर रहे हैं, अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं। तो क्या होता है कि जो दूसरे टेम्पल टाउन्स हैं, मान लीजिए मथुरा है या काशी है, दूसरे हर राज्य के अंदर कहीं ना कहीं, जैसे मध्य प्रदेश में उज्जैन में महाकाल का है, अमरकंटक है, तो यहाँ के लोगों में भी ये भावना आएगी कि यार हमारे यहाँ की इन इन तीर्थ स्थानों को भी अयोध्या की तरह डेवलप किया जाए, बड़ा बनाया जाए, और हम भी सनातन इकोनॉमी को, इन टेम्पल इकोनॉमी को रिवाइव करें, डेवलप करें और बड़ा करें। तो वो नहीं चाहते हैं ये फॉरेन पावर्स कि आपके यहाँ ये सनातन इकोनॉमी, ये टेम्पल इकोनॉमी खड़ी हो। तो इसलिए इन्होंने बड़े सोचे समझे तरीके से आप ही के गुस्से को, आप ही की नाराजगी को, कि अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी हार कैसे गई, तो इसलिए अयोध्या वालों के खिलाफ आपको खड़ा कर दिया। और बहुत सारे लोग जो गुस्से में भरे हुए थे, उन्होंने सोशल मीडिया पे ऐसी पोस्ट आने देखनी शुरू की और खटाखट कॉपी पेस्ट, हाँ हम भी नहीं जाएंगे, अयोध्या वाले गद्दार हैं, सुअर हैं, नालायक हैं, तमाम तरह की बातें चालू कर दी। तो
मेरा ये कहना है कि आप ये नैरेटिव्स जो हैं, ये बहुत सोच समझ के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और दुनिया भर की रिसर्च पीएचडी स्कॉलर्स बैठ करके बहुत सर्जिकली इसको डिज़ाइन करते हैं। उनको पता होता है कि आपकी दुखती नस कौन सी है, उसको किस तरीके से अपने फ़ायदे के लिए छेड़ना है, और वो उस हिसाब से उसको छेड़ते हैं, ट्विस्ट करते हैं, टर्न करते हैं। तो हमें आपको थोड़ा-सा सतर्क रहना है, क्योंकि इस चुनाव में बहुत सिस्टमैटिक तरीके से सोशल मीडिया के थ्रू नैरेटिव गढ़ा गया। भारतीय जनता पार्टी की बहुत सारी गलतियां थीं। गलतियां ये थीं सबसे बड़ी कि उनका जो सोशल मीडिया पे रिस्पॉन्स होना चाहिए था वो था नहीं। सरकार में वो थे और ये सब कुछ हो रहा था, वो रोकने की स्थिति में नहीं थे, उनको समझ में नहीं आ रहा था। शायद जो इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर्स थे इनके यहाँ, उनकी ऐसी काबिलियत नहीं थी। जो उनके आईटी सेल चला रहे थे, उनको इतनी बुद्धि नहीं थी कि ये सारी चीज़ें हो रही हैं और इसको हमको कैसे रोकना। जबकि तमाम राष्ट्रवादी चैनल्स पे लोग जो वीडियोस लगातार बना रहे थे, डाल रहे थे, वो चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे कि भाई हम लोगों की रीच मारी जा रही है, और कहीं अगर हम ध्रुव राठी या राहुल गांधी या किसी का नाम लेकर के कोई वीडियो बना देते हैं या थंबनेल पे डाल देते हैं, वो वीडियो तुरंत यूट्यूब स्ट्राइक कर देता है, डीमोनेटाइज कर देता है। नियम कानून होने के बावजूद सरकार के मंत्री जो हैं वो पता नहीं भांग पी के, चरस पी के क्या कर रहे थे। हालांकि एक अच्छी बात है कि इस बार अश्विनी वैष्णव जी को इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग दी गई है, और वो काफ़ी एक्टिव रहते हैं सोशल मीडिया पे, और सोशल मीडिया को वो फॉलो करते हैं, स्टडी करते हैं, और वहाँ से जो इश्यूज आते हैं उसको वो एड्रेस करते हैं। तो उम्मीद है कि अब ये जो दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक के पीता है वाली बात है, तो भाजपा क्योंकि इस बार अच्छे से जल गई है, तो अब ये लोग सतर्क रहेंगे और सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है, कैसे हो रहा है, उसको लेकर के अपनी स्ट्रैटेजीज बदलेंगे। लेकिन हमें और आपको ये समझना है कि हमें हर चीज़ पे रिएक्टिव और रिस्पॉन्सिव नहीं होना है। सोशल मीडिया को आप नॉलेज कलेक्ट करने के लिए प्राइमरली यूज़ करें, अपना ज्ञान देने के लिए आप बाद में यूज़ करें। ऐसा नहीं कि आपने कोई भी 4 लाइनें पढ़ी और आपने फटाक से उस पे अपना रिएक्शन ठोक दिया। आप पहले देख लो आधे घंटे 20 मिनट में कि किसी भी मुद्दे के ऊपर क्या-क्या पॉइंट्स आ रहे हैं, अलग-अलग इश्यूज़ क्या हैं। गूगल पे जा कर के थोड़ा-सा सर्च कर लीजिए उस मामले को कि है क्या एक्चुअली, तब आपको समझ में आएगा और तब आप एक अच्छी पोजीशन ले पाएंगे। क्योंकि बहुत सारे बार ऐसा होता है, 90% ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि आपको नैरेटिव ही वो दिखाया जाता है कि जहाँ पे आप एकदम से रिएक्ट करें, और आपका रिएक्शन कई बार आप ही को या आपकी विचारधारा को ही नुकसान करेगा आगे चल के। तो इसलिए रिक्वेस्ट ये है कि सोशल मीडिया पे आप भी थोड़ा केयरफुल रहें, और आई होप, उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी ने भी इससे काफ़ी कुछ सीखा होगा कि सोशल मीडिया मजाक नहीं है। मज़े की बात यह है कि नरेंद्र मोदी 2012 के बाद अगर इतने बड़े नेता बने, तो सोशल मीडिया के उनको जो सपोर्ट मिला उसी के बेसिस पे वो इतने बड़े नेता बने। लेकिन शायद वो ये भूल गए, या पार्टी भूल गई कि सोशल मीडिया की ताकत क्या है। वो ये भूल गए कि भारतीय जनता पार्टी में जो लोग नहीं हैं लेकिन राष्ट्रवादी हैं, नेशनलिस्ट हैं, वो उनको सपोर्ट करते हैं, और इसलिए इनकी ड्यूटी बनती है कि ये लोग भी ऐसे लोगों को सपोर्ट करें, उनके साथ खड़े हों। भाजपा के नेता उन प्लेटफॉर्म्स पे उन लोगों को इंटरव्यू देते हुए ज़्यादा दिखाई दिए जो अपने आप को सीना ठोक के कहते हैं कि जी हम तो सेकुलर हैं, और भाजपा के नेता राष्ट्रवादी दूसरे जो चैनल्स हैं उनको अवॉइड करते रहे। और ये जो सेकुलर चैनलों पे इन्होंने इंटरव्यूज दिए, इन चैनलों ने इनकी क्लिपिंग काट काट के उसके उल्टे सीधे अर्थ निकाल करके और वैसे शॉर्ट्स बना बना करके पब्लिक में फैलाए, जिनके की गलत असरात हुए। अमित शाह का संविधान बदल देंगे वाला शायद कुछ ऐसा क्लिप वायरल किया कांग्रेस ने,
तो बहुत कुछ हुआ, लेकिन कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी उसको काउंटर नहीं कर पाई। तो ये एक फॉरेन इंटरफेरेंस का एक अच्छा खासा खेल खेला गया भारत के अंदर। हजारों करोड़ रुपए के बजट खर्च किए गए इसमें, और किस्मत कह लीजिए, भाग्य की बात कह लीजिए कि उसके बाद भी सरकार वापस आ गई। जहां से नुकसान हुआ है वहां पे भारतीय जनता पार्टी के अंदरूनी प्रॉब्लम्स थे, इश्यूज थे, अंदर की खींचतान थी। उसमें जनता का, पब्लिक का कोई गलती नहीं थी। वोट शेयर जो है वो बीजेपी का ऑलमोस्ट इंटैक्ट है। 0.7-0.8% का एक गिरावट देखी गई वोट शेयर में, और वो 0.7-0.8% की गिरावट इसलिए हुई क्योंकि शायद ये अब की बार 400 पार का जो नारा है, ये दो तरीके से भाजपा को दुधारी तलवार की तरह काट गया। जहां भारतीय जनता पार्टी के सपोर्टर्स जो हैं वो एक कॉन्फिडेंस में आ गए कि अरे अब की बार 400 पार, मतलब इस बार तो हालत ऐसी है कि चुनाव एक तरफा होने वाला है। और वहीं ऑपोजिशन ने इसको ऐसे इनकैश किया कि यार ये अब की बार 400 पार बोल रहे हैं, क्यों, इनको 400 सीट्स क्यों चाहिए? क्योंकि ये संविधान बदलेंगे और संविधान बदल के आरक्षण हटा देंगे। मुस्लिम्स को बताया गया कि तुम्हारा वक्फ बोर्ड से लेकर के सब कुछ छीन लिया जाएगा, और हर तबके को उन्होंने ये अब की बार 400 पार और उससे जोड़ दिया कि संविधान बदला जाएगा और संविधान बदल के तुम्हारे अधिकारों को खत्म कर दिया जाएगा। ये नैरेटिव ओपोजिशन बनाने में सफल रहा। तो ओपोजिशन के काम ये अब की बार 400 पार इस तरीके से आ गया, और पक्ष वाले जो थे भारतीय बीजेपी के सपोर्टर्स, वो आराम से बैठ गए कि अरे अब की बार 400 पार तो हो ही रहा है, तो मैं क्यों वोट देने के लिए बहुत ज़्यादा मगजमारी करूं। तो जो बाहर थे, जो टूर पे थे, जो घूमने जा रहे थे, उन्होंने अपने प्लान्स नहीं बदले। बोले ठीक है, हमारा वोट नहीं पड़ेगा तो क्या फ़र्क पड़ता है। उस चक्कर में 0.7% वोट शेयर बीजेपी का डाउन हो गया। लेकिन बीजेपी के अगेंस्ट में बहुत सारे वोट्स, जैसे दलितों के वोट्स को मोबिलाइज कर लिया ऑपोजिशन ने कि यार 400 पार आ गया तो ये संविधान बदल देंगे, संविधान बदल देंगे तो तुम्हारा आरक्षण खत्म कर देंगे। और वहीं अल्पसंख्यकों को ये भड़काया कि तुम्हारा अल्पसंख्यक का दर्जा चला जाएगा, तुम्हारा वक्फ बोर्ड चला जाएगा, और तमाम तरह की बातें की गई। और बीजेपी पूरे टाइम ये नहीं समझा पाई लोगों को कि भाई हम अब की बार 400 पार क्यों, हमें क्यों चाहिए 400 पार, वो ये नहीं समझा पाए। संविधान को लेकर के बहुत लेट इन्होंने बातचीत करनी शुरू की, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। इनको जो नुकसान होना था वो हो गया था। तो सोशल मीडिया जो है वो बड़ा एक पावरफुल टूल है, हमें उसको समझना है और हमें उसको उस हिसाब से यूज करना है। प्रॉब्लम ये है कि हम बड़ी जल्दी उस पर अपना ज्ञान ठोक देने के लिए पहुंच जाते हैं कि हम क्या सोच रहे हैं। हम बड़ी जल्दी रिएक्टिव हो करके और किसी को भी कहीं भी गाली बकने शुरू कर देते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि आज हम अयोध्या वालों को अगर बुरा भला कह रहे हैं, वो भी हमारे ही लोग हैं। कल हमें फिर चुनाव में जाना है, कल हमें फिर उनके वोट चाहिए, और हमारे राम जी वहां बैठे हैं, हमको उनके दर्शन करने आज नहीं तो कल जाना ही है। हम आज क्यों उनको बुरा भला कह रहे हैं? एक चुनावी उठापटक थी, दाएं बाएं चीजें होती हैं, हुई हैं, लेकिन उसके लिए हम अपने ही लोगों के साथ क्यों संबंध खराब कर रहे हैं? तो ये एक इलेक्शन इंटरफेरेंस की कहानी थी। फिर भी मैं मानता हूं कि चलो, पूरी ताकत झोंक दी वेस्टर्न फोर्सेस ने, वेस्टर्न ताकतों ने, और जो वो कर सकते थे वो सब कुछ किया। उन्होंने एआई का यूज़ किया, उन्होंने टेक प्लेटफॉर्म्स का यूज़ किया, उन्होंने फॉरेन फंडिंग यूज़ की, एनजीओज यूज़ किए, उन्होंने सब कुछ यूज़ किया। हमारे ऑपोजिशन को बैंकर सपोर्ट दिया। बावजूद उसके वो बस इतना ही डेंट कर पाए कि बीजेपी को 272 से रोक के 240 पे ले आए। इससे ज़्यादा वो नहीं कर पाए। तो किस्मत कह लीजिए, प्रोटेक्शन कह लीजिए, और कांग्रेस के लिए इतना ही कहा जाएगा कि भाई ये आपके लिए बेस्ट साल था 2024 चुनावों के लिहाज से। आप
यहाँ जो आपने कर लिया, यही एक मौका था आपके लिए भी और आपके जो फॉरेन सपोर्टर्स हैं उनके लिए भी। अब बीजेपी ने भी सबक सीख लिया, बीजेपी के सपोर्टर्स ने, राष्ट्रवादी हिंदुओं ने सबक सीख लिया है। पिछले जब से नतीजे आए हैं 4 तारीख से, उसके बाद से आप देखेंगे तो हर राष्ट्रवादी जो भी है, उसके सोशल मीडिया पे कंटिन्यूअसली एक एनालिसिस, एक डिस्कशन लगातार चल रहा है कि गलत कहाँ हुआ और क्या हुआ। तो इसका मतलब है कि गलती कहाँ हुई है, ये तलाश बीजेपी भी कर रही है, संघ भी कर रही है और हर राष्ट्रवादी कर रहा है। सीख हमको ये लेनी है कि सोशल मीडिया का मिसयूज कैसे हो सकता है और उसको काउंटर कैसे करना है, और जहां मिसयूज हो रहा वहां हम उनके टूल न बन जाएं, हम उनके नैरेटिव्स को आगे बढ़ाना ना शुरू कर दें। तो इसलिए थोड़ा सा केयरफुल रहें, संभल के रहें, सतर्क रहें। बहुत सारे इंफॉर्मेशन चलती रहती है सोशल मीडिया के ऊपर कि मोदी और योगी में झगड़ा चल रहा है, अमित शाह और योगी में चल रहा है, ऐसा हो रहा वैसा हो रहा। मैं भी पोस्ट कर रहा हूँ, लेकिन मैं वो फैक्ट पोस्ट कर रहा हूँ कि स्थिति क्या है, कौन कहाँ किससे मिल रहा, क्या बात हो रही, किसने किसको क्या कहा, जो एक्चुअली हो रहा है। तो गप्पों में ना आए, इधर उधर की गॉसिप्स में ना फंसें, शांति से रहें, चीज़ों को स्टडी करें, रिएक्ट ना करें अननेसेसरी आप लोग, क्योंकि आप रिएक्ट करते हैं फिर दूसरी तरफ से रिएक्शन होता है। दूसरा, एक फेक सनातनियों का के नाम से एक बहुत सारे ये फेसबुक पे और ट्विटर पे आईडीज बनी हुई हैं, जो दिन में 10 पोस्ट सनातन से संबंधित करेंगे और अचानक कोई एक पोस्ट इस टाइप की कर देंगे कि जहाँ पे सनातनियों के बीच में वो दरार डालने की कोशिश करेंगे। कहीं पे वो ठाकुरों को लेकर के ब्राह्मणों को गाली देने लगेंगे, कहीं वो ब्राह्मण बन के दलितों को गाली देने लगेंगे, कुछ ना कुछ इस टाइप का कि सनातनी डिवाइड हो जाएं। अब कोई ब्राह्मण की आईडी बनी हुई है, उससे उसने ठाकुरों को गाली दे दी, नीचे आप देखेंगे तो रिस्पॉन्स में 4 ठाकुर आकर के, छत्री आकर के वो ब्राह्मणों को 4 बातें बोलने लगते हैं, फिर ब्राह्मणों की तरफ से आकर के लोग छत्रियों को कुछ बोलने लगते हैं। तो इस टाइप के भी गेम्स खेले जा रहे हैं, जहाँ पे फेक आईडीज बना करके सनातनियों के बीच में इस तरह के विवाद पैदा किए जाते हैं। तो इन सब चीज़ों से आपको बचना है, अवॉइड करना है। ऐसी कुछ पोस्ट दिखाई भी देती हैं तो इग्नोर कर दें। कुछ ज़्यादा लिखा गया है खतरनाक, आपकी कास्ट की आईडी से ही किसी दूसरी कास्ट के लिए कुछ खतरनाक लिखा गया है, भद्दा लिखा गया है, घटिया लिखा गया है, आप इग्नोर कर दें या उस आईडी को आप रिपोर्ट कर दें। तो मेरा बस इतना रिक्वेस्ट। बाकी सोशल मीडिया का भयानक यूज हुआ है, बहुत तगड़ा इंटरफेरेंस हुआ है, कोई बात नहीं। अभी इंग्लैंड के भी चुनाव होने हैं और अमेरिका के चुनाव भी होने हैं, तो आपने हमारे इलेक्शंस में इंटरफेरेंस की है, हम भी आपके यहाँ कुछ ना कुछ करेंगे। तो वो टिट फॉर टैट है, हमारा ये कुछ नहीं बिगाड़ पाए, देखते हैं, हो सकता है हम लोग इनके यहाँ सरकारें बदल दें, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये लड़ाइयाँ चलती रहेंगी, क्योंकि आप इकोनॉमिक और मिलिट्री और बाकी सारे लिहाज से दुनिया के टॉप 4 कंट्रीज में आप शुमार हो चुके हैं, और इस लेवल पे जब आप आ जाते हैं तो लड़ाइयाँ भी आपकी हाई एंड और हाई टेक हो जाती हैं। आपको ऐसा नहीं है कि इतनी पावरफुल कंट्री जब इंडिया बन जाता है तो उसके बाद उसको कोई पाकिस्तान या कोई चाइना से किसी तरह का कोई मिलिट्री खतरा होगा। किसी की इतनी हिम्मत और औकात नहीं है कि वो आपके ऊपर अटैक कर दे या कुछ कर दे। मैक्सिमम करेंगे तो ये छोटे मोटे टेररिस्ट अटैक करेंगे, और या सोशल मीडिया के थ्रू आपके समाज के अंदर जो डिविजन्स हैं उनको भड़का करके दंगा फसाद और इस टाइप की चीज़ें भड़काने की कोशिश करेंगे। ये चलता रहेगा आपके साथ। पूरी दुनिया की जो लड़ाई होगी, जो युद्ध होगा, वो ऐसा इनडायरेक्ट और हिडन वॉरफेयर होगा, क्योंकि डायरेक्ट लड़ने की हिम्मत किसी की नहीं है। आप इतनी पावरफुल पोजीशन पे आ चुके हैं, तो अब आपको मैच्योरिटी इस लेवल पे लानी है कि कोई आपके बीच के डिविजन्स का दुरुपयोग करके आपके सोसाइटी और समाज के बीच में फूट डालने की कोशिश ना करे, करता रहे, आप उसे सफल ना होने दें।
तो एक बस ये नैरेटिव बना लें कि जब भी आप कोई चीज़ देखें, आप उसके बारे में बस इतना सोचें कि क्या इससे हमारे समाज में बिखराव होगा, ये जो बात की जा रही है, और अगर की जा रही है ऐसी कोई बात कि किसी दूसरे समाज के हिस्से को उससे तकलीफ होगी, चोट पहुंचेगी, और वो रिएक्ट करेगा, ऐसी चीज़ों को आप तुरंत अवॉइड कर दें। उस पर ना रिएक्ट करें, ना रिस्पॉन्ड करें, इग्नोर कर दें, और अगर बार बार उस हैंडल से ऐसी चीज़ पोस्ट हो रही है, ब्लॉक कर दें। तो मेरा बस ये आप लोगों से एक रिक्वेस्ट थी, क्योंकि ये 5th जनरेशन वॉरफेयर का एक सबसे बेसिक टूल है सोशल मीडिया। पहले मेन स्ट्रीम मीडिया होता था कि जहां अखबारों और मैगजीन्स में तरह तरह के आर्टिकल्स प्रिंट करवाए जाते थे उल्टे सीधे कॉन्सेप्ट लेकर के। आज वो आसान हो गया, आज ये चीज़ सोशल मीडिया पे की जा रही है। तो इन सब चीज़ों से आपको थोड़ा सा बचना है। अपने अंदर एक फ़िल्टर डेवलप करिए कि गलत क्या है, सही क्या है, क्या चीज़ मेरे को इग्नोर करनी है, किस चीज़ पे मेरे को रिस्पॉन्ड करना है। तो वो आप थोड़ा सा लर्न करना शुरू करिए, सीखना शुरू करिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री राम।